अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में चलो हम लोग जो है वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को जो है क्विकली रिवाइज करेंगे। तो यार ये रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों ने जो है वो स्टार्टिंग से इसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। दूसरी बात आप लोगों से एक माजरत करना चाहता हूँ, वो ये कि बैकग्राउंड पर जो शोर होगा या जो भी होगा आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं अभी इस वक्त हॉस्टल में बैठा हूँ और हॉस्टल में मैं किसी को चुप नहीं करवा सकता कि यार तुम चुप करो तुम चुप करो। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि उन चीज़ों को इग्नोर करें। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन। अभी बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स उसने लिखे हैं ये रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारे पास ये सर्वाइवल वैल्यूज़ के लिए होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द वन जनरेशन टू अनदर, एसेंशियल टू कंटिन्यू द सर्वाइवल्स। तो ये जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं ये स्टूडेंट्स अक्सर समटाइम्स इनको इग्नोर कर रहे होते हैं ना, लेकिन समटाइम्स आप लोगों के पास क्वेश्चन में एज एन MCQ बन के ये आते हैं। कहता है कि आपसे कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन। तो आप ये पॉइंट्स एक मिनट पर रीड कर लें। उसमें हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो है वो सबसे पहले इसमें टेस्टीज आते हैं। टेस्टीज हमारे पास जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और ये किधर लाई करते हैं, स्क्रोटम में। ठीक है, यानी कि ये आपकी बॉडी की आउटसाइड रीजन जो होता है, मेल्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है वो पेयर्स ऑफ टेस्टीज जो है वो लाई करते हैं और उस रीजन को सेक्रोटम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 250 to 300 लोब्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मेनी लोब्यूल्स आर देयर इन ईच किडनी, तो 200 to 300 लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स आर द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हेयर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड। अब देखें, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्पर्म्स किधर प्रोड्यूस होते हैं, तो देखो उसने लिखा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, लोब्यूल्स में हमारे पास है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेडन सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। MCQ पॉइंट है। क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो हमारे पास लेडन सेल जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में होते हैं टेस्टिस और स्क्रोटम में लाई करते हैं। 250 to 300 इसमें लोब्यूल्स होते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि हमारे पास लिब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से हमारे पास जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन हो रही होती है, जो कि इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। लेडन सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास वेजा एफरेंशिया है। अब वेजा एफरेंशिया में हमारे पास जो है वो टोटल 10 to 20 वेजा एफरेंशिया जो है वो कलेक्ट करते हैं स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। सिंपल इज दैट, यहाँ पर हमारे पास स्पर्म जो है वो स्पर्म्स कलेक्शन होती है। ठीक है, जस्ट यहाँ से आप लोग 10 to 20 वेजा एफरेंशिया का ध्यान रखें। हमारे पास 10 to 20 होते हैं नंबर। क्वेश्चन आई थिंक किसी पास प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था, तो इसका आप लोग ध्यान में रखें। व्हाट इज़ एपिडाइडाइमस। अब एपिडाइडाइमस इज कॉइल्ड एट बैक साइड ऑफ द टेस्टिस, हाईली कॉइल्ड 6 मीटर व्हेन अनकॉइल्ड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म एबल टू स्विम हेयर। क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द स्पर्म इज एबल टू स्विम। हमारे पास वो एपिडाइडाइमस में इतना मेच्योर हो जाता है स्पर्म कि वो स्विम कर सके। अब हमारे पास जो है वो इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखें, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है स्पर्म को। अब देखो स्टोर हमारे पास वेजा एफरेंशिया में भी था। ठीक है, अब एपिडाइडाइमस में भी है, लेकिन आप लोग एपिडाइडाइमस का ध्यान में रखो कि यहाँ पर हमारे पास स्पर्म जो है वो स्विम करने के काबिल हो जाता है। उसमें हमारे पास वेजा डिफरेंशिया आ जाता है। कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द एपिडाइडाइमस एंड मूव डीप इन द pelvis and join with the duct of the seminal vesicles to form the ejaculatory duct that enter in prostate and then empty in urethra. सिंपल इज दैट, हमारे पास देखो इससे पिछला हमारे पास एपिडाइडाइमस था और उससे आगे क्या है, यूरेथ्रा। जैसे इन दोनों को कंबाइन करता है, कनेक्ट करवाता है, दैट इज इट। इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। यूरेथ्रा क्या है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट ओपन आउटसाइड एट एक्सटर्नल ओवरीफेस एंड कन्वे द सेमन एंड यूरिन। सिंपल इज दैट यार, इन आखिरी दो में तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन जो पहले 3 चीज़ें हैं, ये 3 पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक हमारे पास टेस्टिस में हमारे पास 250 to 300 लिब्यूल्स होते हैं। लिब्यूल्स के अंदर हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। लेडन सेल्स हमारे पास टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। वेजा एफरेंशिया में 10 to 20 वो होते हैं। एपिडाइडाइमस में हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म होती है और इस जगह पर हमारे पास स्पर्म एबल टू स्विम। ये 3-4 पॉइंट्स जो कि आप लोगों ने यहाँ से याद करना है। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ हमारे पास कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो है वो होते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स है।
अब कहते हैं कि ये अल्कलाइन होता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, वेजिकुलेज होता है, विटामिन सी होता है, इंक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन पावर। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास पहली बात तो ये कि विटामिन सी होता है, और बिल्कुल ये जो लास्ट पॉइंट इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन पावर। आपसे क्वेश्चन इस तरह से कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ग्लैंड इंक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन पावर, तो वो सेमिनल वेजिकल होगा, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोस्टेट है, कहता है कि ये ब्लेडर के नीचे होता है, मिल्की एसिडिक होता है, सिट्रेट, एंड ये इसमें हाइड्रो अमाइनाइडेज होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ग्लैंड कंटेन हाइड्रो अमाइनाइडेज, तो हमारे पास प्रोस्टेट होगा। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ग्लैंड कंटेन्स विटामिन सी, फ्रुक्टोज एंड विच इज़ आल्सो अल्कलाइन इन नेचर, तो हमारे पास वो सेमिनल वेसिकल्स है जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तीसरा हमारे पास जो है वो ग्लैंड है वो काउपर्स ग्लैंड है, कहते हैं कि म्यूकस एंड अल्कलाइन फ्लूइड इसमें होता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन यूरिथ्रा, they can clear mucus, some drain in urethra and urethra when acid or and in simple as that। आप लोग जस्ट ये ध्यान में रखें, आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरिथ्रा। अब यूरिन में देखो हमारे पास कितने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स ये चीज़ें होती हैं, तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। अब एसिडिटी ज़्यादा है तो क्या हमारे ये इंटेस्टाइनल ट्रैक को या इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी? नहीं बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काउपर्स ग्लैंड होते हैं जो कि उसकी पीएच को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ग्लैंड्स न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन यूरिथ्रा, तो आप लोग उस वक्त बोलोगे कि वो काउपर्स ग्लैंड होता है, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। कहता है कि ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। अब देखो हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी कि हमारे पास स्पर्म्स किधर बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस किधर होती है, तो आप लोग बोलोगे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। 2 MCQ पॉइंट्स थे, ये आप लोगों को बताना चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया, आउटर मोस्ट सेल्स फ्रॉम एपिथेलियल वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जस्ट बीनीथ द बेसल लैमेला। स्पर्मेटोजेनेसिस डिवाइड बाय सिंपल जस्ट, में और कुछ भी MCQ पॉइंट नहीं है। सेल ए मेंटेन द जर्म सेल लाइन एंड सेल बी ह्यूमंस प्रोड्यूस स्पर्म। अच्छा, इसको भी छोड़ें, बस इसमें यही है, ठीक है। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन का पता हो और ये किधर होता है, दैट इज़ इट, ठीक है। बाकी ऐसा जिसमें MCQ पॉइंट्स नहीं है। ऐसे यहाँ पे आप लोगों से कह सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे पास अगर आप लोगों के पास 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हों तो कितने स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तो आप लोग सिंपल बोलोगे कि हमारे पास 40 स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ये क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आ रहा होता है। अगर आप लोगों को कोई प्रैक्टिस टेस्ट याद हो तो आई थिंक मैंने किसी प्रैक्टिस टेस्ट में ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पर्म है, कहते हैं कि ये एक एंसल होता है, हेड, नेक एंड मिड पीस होता है। इसमें हेड हमारे पास, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है स्पर्म का, कि मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन किया होगा किसी प्रैक्टिस टेस्ट में कि स्पर्म, और मैंने आपको पहले ही बताया था किसी चैप्टर की क्विक रिवीजन में कि आप लोगों ने ये स्पर्म के डिफरेंट रीजन्स में आप लोगों ने याद रखने की क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें उसके हेड में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स होते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन्स, तो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। टॉप ऑफ हेडाक्रोसोम के उसको कहते हैं, दैट हैव द हाइड्रो अमाइनाइडेज दैट हेल्प स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग। नेक हमारे पास शॉर्ट होता है, हैव द पेयर ऑफ द सेंट्रियोल्स, वन सेंट्रियोल एलोंगेट इन होल लेंथ ऑफ द टेल। अच्छा, सिंपल इज दैट, हेड में हमारे पास हमने बात की न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स होता है। नेक में हमारे पास जो है वो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। इसके मिड पीस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं। इसमें कहते हैं कि हेल्थी मेल हमारे पास है 400 मिलियन स्पर्म्स पर डे स्क्रीट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट एट, अच्छा ये प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ये मेल्स में 14 ईयर्स से स्टार्ट होता है और ये डेथ तक जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये MCQ में नहीं है। MCQ का इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट यही है, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास स्पर्म के हेड में क्या होता है, उसके नेक में क्या होता है, उसके मिड पीस में क्या होता है, उसकी टेल में क्या होता है। तो ये आप लोगों को मैंने ये पॉइंट्स बता दिए, आप लोग लाजमी जो है कोशिश करो कि इनको लाजमी करो, ठीक है। सिंपल से MCQs पॉइंट्स हैं, ये सिंपल चीज़ें कोशिश किया करो कि अगर इन चीज़ों को आप लोग फिंगर टिप्स पर याद कर सको तो याद कर लिया करो, क्योंकि इस तरह के MCQs को जो है वो सॉल्व करना बहुत ईजी होता है अगर आप इनको फिंगर टिप्स पर याद कर लेते हो तो। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें
अब है हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन जो है वो इस स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि मेरे पास ये सारा प्रोसेस हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है और इंटीरियर पिट्यूटरी। अब इंटीरियर पिट्यूटरी मेरे पास जो है वो FSH एंड LH, अगर आपको याद हो हम लोगों ने ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैंने वहाँ पर आप लोगों को FSH एंड LH बताया था कि FH हमारे पास ये स्टिमुलेट करता है सर्चुलाई सेल्स को टू कंप्लीट द स्पर्म डेवलपमेंट, और LH क्या करते हैं, स्टिमुलेट द लेडिंग सेल्स टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन एंड कॉज द ग्रोथ इट्स जनरल एपिथेलियम। सिंपल इज दैट, हमारे पास जो है वो जो FSH होता है हमारे पास ये क्या करता है, ये सर्चुलाई सेल्स को स्टिमुलेट करता है और प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करवाता है या स्पर्म्स की डेवलपमेंट को कंप्लीट करवाता है। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है लेडन सेल्स को टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को ये रिलीज़ करवाता है और डेट कॉज द ग्रोथ इट्स जनरल एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पर MCQ पॉइंट ये भी बन सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर्चुलाई सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय एंड लाइडिंग सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय, तो आप लोग इस लिहाज से भी इस चीज़ को अपने ध्यान में रखो कि सर्चुलाई सेल्स को FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है और लेडिन सेल्स को LH करता है। L से लेडिन एंड L से LH, सिंपल एज दैट, आप लोग इस तरह से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद इनहिबिन होता है बट सर्चुलाई सेल्स एंड कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस। इनहिबिन जो है वो जितना होगा तो उतना हमारे पास स्पर्म काउंट जो है वो इनहिबिट होगा। इसके लिए FSH एंड GnRH जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं समटाइम्स। सिंपल इसमें इनहिबिन इनहिबिट करते हैं यार आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को। बाकी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट होता है वो ओवरीज होती हैं। अब इसमें हमारे पास कहते हैं कि प्रोड्यूस ओवा एंड हार्मोन, फ्लैंक यूट्रस ऑन ईच ओवरी, हेल्ड इन प्लेस इन एब्डोमेन बाय लिगामेंट्स। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे पास ओवरीज जो है वो हेल्ड इन प्लेस इन एब्डोमेन बाय लिगामेंट, मसल्स, टेंडन्स, बोन्स, मसल। तो लाइक देखो कॉमन सा पॉइंट है, लेकिन अगर ये MCQ में आ जाए तो स्टूडेंट्स वहाँ पर सोचने बैठ के सोचना शुरू कर दे कि यार ये पॉइंट्स उन्होंने कहाँ से उठाया और उस पर अब मैं क्या लगाऊँ। तो यार वो लिगामेंट्स के थ्रू हमारे पास जो है वहाँ पर अपनी जगह पर प्लेस्ड होती है, आलमंड शेप्ड होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, हैव ओवेरियन फॉलिकल्स दैट हैव इमेच्योर एग सेल्स, ओसाइट कहते हैं। ओवुलेशन यहाँ पर होती है कार्पस ल्यूटम बंद। सिंपल इज दैट, आप लोगों ने जस्ट 3 से 4 चीज़ में रखी हमारे पास ये लिगामेंट्स के थ्रू हमारे पास अपनी जगह पर जो है वो रखी हुई होती है, आलमंड शेप्ड होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, दैट इज़ इट। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोपियन ट्यूबस होती है कि इनिशियल पार्ट ऑफ द डक्टल सिस्टम। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल पार्ट ऑफ डक्ट सिस्टम, तो फ्लोपियन ट्यूब इज द इनिशियल पार्ट ऑफ डक्ट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि रिसीव द ओवुलेटेड oocytes when fertilization done, 10 centimeter long, extended near ovary and empty in uterus, uterine wall smooth and muscles and ciliated and non-ciliated cells, oocytes uterus by the beating of the cilia and peristalsis, non-ciliated cells produce the secretions। और सिंपल इज दैट हमारे पास आप लोग को जस्ट यहाँ से इसकी ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है वो इट इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ डक्ट सिस्टम। सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे पास इसमें ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड नियर द ओवरी एंड एम्प्टी इन यूटिरस। जस्ट यही है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी इसमें MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट से यूटिरस अच्छा था, यूटिरस कहता है कि पेल्विस एंटीरियर टू द रेक्टम पोस्टीरियर टू ब्लैडर। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि यूटिरस हमारे पास इसकी लोकेशन बताओ, या आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ यूटिरस। तो आप फिर आप ऑप्शन में देखोगे कि हमारे पास ये रेक्टम के एंटीरियर होता है और ब्लेडर के पोस्टीरियर होता है, ठीक है, ब्लेडर के पोस्टीरियर होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, हालो थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन रिसीव रिटेन नरिश ओवम, पेरीमेट्रियम, ये तो सिंपल पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। मायो मिडिल वाली होती है बंडल स्मूथ। इसमें इफ फर्टिलाइजेशन सिंपल इज दैट, इसमें जस्ट इसकी लोकेशन ध्यान में रखो, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होती है। बाकी इसमें भी कोई पॉइंट नहीं, जस्ट यही 2 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें सर्विक्स आता है। सर्विक्स कहता है कि एंट्रेंस ऑफ द यूटिरस फ्रॉम द वेजाइना एंड ब्लॉक बाय पग ऑफ म्यूकस। क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ब्लॉक बाय द पग ऑफ म्यूकस। हमारे पास प्लग ऑफ म्यूकस, तो वो सर्विक्स है। वेजाइना कहता है कि a thin walled 8 to 10 centimeter long tube extended from the cervix to exterior, capitulation, birth canal, passage of the delivery of infants and menstrual flow, urethra is embedded in simple यार diameter ही है इसमें, ऐसा इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ भी नहीं है।
अब जिस तरह हम लोगों ने मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, यहाँ पर हमारे पास ओजेनेसिस होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ईयर्स टू कंप्लीट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास ये ओजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये कितना जो है वो इसका ड्यूरेशन होती है या कितना ये वो ड्यूरेशन का होता है, तो ये ईयर्स टू कंप्लीट होता है, ठीक है, मंथ्स में नहीं होता, ईयर्स। एंड कहते हैं कि क्वेश्चन आप अच्छा यहाँ से सिंपल इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये, या फॉर्मेशन ऑफ एग्स हमारे पास होते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ओजेनेसिस टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट, ठीक है। फेटल पीरियड इसमें भी जस्ट मेथड लिखा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। और ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो 10 to 14 ईयर ऑफ एज में स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स के अंदर। बस इसमें यही बहुत कम पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखने थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से। कहते हैं बिगिन एट प्यूबर्टी। क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि ठीक है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से जो है वो स्टार्ट होता है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान में रख लें प्यूबर्टी। oocyte changes in the change in and ovary control by the anterior pituitary। सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे पास टोटल 3 फेजेस हैं, तो इन 3 फेजेस से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मीनोफेज एंड व्हाट इज़ मीनोआर्च। आप लोगों ने एफएससी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि मीनोफेज हमारे पास जो है वो सॉरी मीनोआर्च को पहले देखते हैं कि हमारे पास जब ये 12 to 14 ईयर्स की एज में ये फीमेल्स में जब ये प्रोसेस होता है पहला जो होता है फर्स्ट टाइम, तो उसको हम लोग मीनो फेज़ कहते हैं, सॉरी मीनो आर्च कहते हैं, ठीक है। और जब ये 50 या 55 की एज में ये रुक जाता है ये प्रोसेस, तो उसको हम लोग मीनो पाउज कहते हैं, ठीक है। तो ये हम सी यूज़ आ जाता है समटाइम्स, मोस्टली पाउज का उन्होंने पूछा होता है पाउज का, तो ये आपको बताना चाहिए। अब हमने बात की 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, सेकंड फेज़ है प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड थर्ड फेज़ है सिक्रेटरी फेज़। हमारे पास जो फर्स्ट फेज़ है प्लीज़ आप लोग वॉइसेस को इग्नोर करें। फर्स्ट फेज़ हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज़ है, हमारे पास इसमें डे टोटल ये हमारे पास ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। अब उसमें डे 1 से 5 तक जो होता है ना उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, यूट्रस शेड ऑल बट deepest part of the endometrium, it detaches from the urethra wall and shed off, bleeding 3 to 5 days as menial flow at start of the age at start of this stage ovarian hormones at lowest stage gonadotropin are beginning to rise, FSN begin to rise। simple is that आप लोग इसका पहले फेज़ जो है वो उसका ड्यूरेशन याद रखो कि डे 1 से 5 तक होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इसमें एंडोमेट्रियम जो है वो यूटिरस वाल से हट जाती है, शेड अप हो जाती है, लाइक उससे उखड़ जाती है, ठीक है। और इस फेज़ में हमारे पास ब्लीडिंग होती है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ब्लीडिंग जो है वो कौन से डेज़ में होती है, वो 3 to 5, ठीक है, डे 3 से 5 तक जो है वो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जब ये स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, तो उस वक्त हमारे पास ओवेरियन हार्मोन्स अपने लोएस्ट स्टेज पर होते हैं और उस वक्त हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास GnRH और FSH हमारे पास राइज होना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फेज़ है वो है प्रोलिफरेटिव फेज़। ये डे 6 से डे 14 तक होता है, इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसमें एस्ट्रोजन राइज करता है, एंडोमेट्रियम ग्रो एंड बिकम वेलवेटेड, थिक एंड वेस्कुलराइज्ड, mucus is thick and sticky, it become thin and crystalline, forming the channel that aid the sperm entry। सिंपल यार, आप लोग जस्ट ये ध्यान में रखो, हम लोगों ने पिछले फेज़ के लास्ट में कहा था कि ये बिगिन होते हैं राइज होने में, लेकिन इस फेज़ में वो टोटली राइज हो जाते हैं। एस्ट्रोजन एंड ठीक है, एस्ट्रोजन राइज द एंडोमेट्रियम ग्रो एंड जस्ट सिंपल आप लोग ये ध्यान रखें कि इसको हम लोग एस्ट्रोजन फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो राइज अप हो रहा होता है, ठीक है। वो हमारे पास हम लोगों ने पिछले फेज़ में बात की थी एंडोमेट्रियम टूट रही होती है ना, यहाँ पर जो है वो एंडोमेट्रियम ग्रो होती है, वेलवेटी होती है, थिक और वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि ओवुलेशन टेक लेस देन 5 minutes एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, LH रिस्पॉन्स, LH कॉर्पस। सिंपल इज दैट। आप लोग यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लो, ठीक है, कि हमारे पास ओवुलेशन का प्रोसेस हमारे पास जो है वो डे 14 पे होता है। ये यहाँ पर आप लोगों की बुक में भी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, ये डायग्राम में उन्होंने शो किया हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि ओवुलेशन हमारे पास डे 14 पे होता है और ये कितना टाइम लेता है, ये 5 मिनट्स के अंदर ओवुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये दोनों पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें कि ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन 14th ऑफ, यानी कि 14वें दिन पे होता है, और हमारे पास ये 5 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस ओवुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तीसरा हमारे पास जो फेज़ है उसको हम लोग सेक्रेटरी फेज़ कहते हैं कि एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन, प्रोजेस्टेरोन राइज फॉर कार्पस ल्यूटियम दैट कॉज द आर्टरीज टू एलिब्रेट एंड फॉर्म अ ग्लैंडेड सेक्रेशन यूट्राइन ग्लैंड इन लार्ज कॉइल। जस्ट सिंपल आप लोग ये ध्यान में रखें कि हमारे पास इस फेज़ को हम लोग प्रोजेस्टेरोन फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज कर रहा होता है। फेज़ प्रोलिफरेटिव में हमारे पास एस्ट्रोजन राइज करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एस्ट्रोजन फेज़ कहते हैं। और हमारे पास जो फेज़ 3 है सेक्रेटरी फेज़, उसमें हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो राइज कर होता है। सिंपल एज दैट। बाकी इसमें हमारे पास MCQ पॉइंट जो है वो नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें आ जाते हैं डिसऑर्डर्स में हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि इनएबिलिटी टू बी प्रेग्नेंट। जब फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती किसी वजह से, हम लोग आगे जाकर देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि फ़ीमेल इज़ इनफर्टाइल, यानी कि वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वजह क्या हो सकती है, उसकी फ्लोपियन ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एंडोमेट्रियोसिस, फिजिकल प्रॉब्लम विद द यूट्रस, या बहुत सी चीज़ें हो सकती है। इसमें सिंपल दैट, या मैं आप लोगों को बता दूं कोई MCQ पॉइंट नहीं है यार, ठीक है। मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी में काजेज आप लोग फिर भी देख लो। मेल की बात करता है कि बाय वेरिकुलेस, कहता है कि वीन ऑन द टेस्टिस आर टू लार्ज, हीट टेस्टिस दैट अफेक्ट द शेप इन abnormal shape of sperm injuries in simple as that। हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी हमारे पास कहता है कि या तो हमारे पास जो टेस्टिस के ऊपर हमारे पास जो वीन्स होती हैं, 2 लार्ज वीन्स, वो अगर हीट अप हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उस स्पर्म को जो है वो समटाइम्स जो है वो उसको अफेक्ट करती हैं, उसकी शेप को, उसके नंबर को, ठीक है। तो वो उसके मैचुरेशन को जो है वो अफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। और बाकी भी काजेस लिखी हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस उसने लिखा है, ठीक है। तो ये लिखी तो हुई है, लेकिन यहाँ से MCQ कभी भी नहीं देखा हम लोगों ने। तो आप लोग फिर भी इसको रीड कर लो, MCQ का पता समटाइम्स नहीं पता चल रहा होता। यहाँ पर प्रेगनेंसीज रिजल्टेड व्हेन वुमेन रिलीज एग्स, ओवुलेशन होती है, एग गो टू फ्लोपियन ट्यूब, स्पर्म ज्वाइन विद एग, फर्टिलाइजेशन होती है, एग मस्ट अटैक ऑन द यूटेरस, तो इम्प्लांटेशन होती है। ये वैसे कुछ स्टेप्स लिखी हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए यार, MCQ पॉइंट्स में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी असिस्टेड रिप्रोडक्शन यूज व्हेन द स्पर्म्स आर टू फ्यू और फ्लोपियन ट्यूब। अच्छा, जब सिंपल हमारे पास फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है तो हम लोग उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैंने आपसे शायद क्वेश्चन किया था कि मेरे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, तो ये लैब में हो रही होती है। वहाँ पर पता नहीं जंगल का ऑप्शन था और पता नहीं 2-3 बड़े फ़नी से ऑप्शन तो मैंने दिए हुए थे, तो वो लैब के अंदर हो रही होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास समटाइम्स व्हेन स्पर्म्स आर टू फ्यू, लाइक अगर मेल के केस में अगर हम लोग देखें तो हो सकता है कि किसी मेल के स्पर्म्स बहुत कम है, या उसकी जो फीमेल है उसकी फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो फिर हम लोग जो है वो उसके लिए प्रोसेस करते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल्स बॉडीज़ के बाहर हमारे पास उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है और उसको दोबारा जिस वक्त ज़ाइगोट्स और ये चीज़ें बन जाती हैं इम्प्लांटेशन तक, फिर उसको हम लोग दोबारा जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। बाकी जो बेबी फॉर्मेशन होती है, बाकी वो सारा जो प्रोसेस होता है, आप लोग डेवलपमेंट और उसमें पढ़ लोगे तो वो सारा फिर उसके फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा होता है। मल्टीपल एग्स आर प्रोड्यूस दैन रिमूव्ड फ्रॉम द वुमेन्स एंड ट्रीटेड विद द स्पर्म आफ्टर 3 to 5 days एम्ब्रियोज इम्प्लांटेड इन। अच्छा, क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास जब हम लोग फर्टिलाइजेशन या इसकी करवाते हैं मेल्स एंड फीमेल की आउटसाइड ऑफ बॉडी, तो कितने दिनों के बाद हम लोग उसको दोबारा इम्प्लांट करते हैं फीमेल यूटेरस के अंदर। तो वो 3 to 5 days के अंदर अंदर हम लोग उसको दोबारा इम्प्लांट करते हैं फीमेल की यूटेरस के अंदर। तो ये आप लोगों के पास MCQ पॉइंट है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मिसकैरेजेस, ठीक है। तो मिसकैरेजेस में हमारे पास जो है वो कहते हैं कि लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये मिसकैरेज होता है। क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज़ मिसकैरेज, या स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि लॉस ऑफ प्रेगनेंसी
मिसकैरेज टेक प्लेस इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर 20 वीक ऑफ, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, जो मिसकैरेज होता है वो बिफोर 20th वीक होता है, लेकिन आफ्टर 20th वीक तो उसको हम लोग प्री टर्म बर्थ कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कॉज बाय द क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स एंड ये दिस एंड दैट, लेकिन इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। तो ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास अगर वो 20th वीक से बिफोर होती है तो वो हमारे पास वो उसको हम लोग मिसकैरेज कहते हैं, अगर वो आफ्टर 20th वीक होती है तो उसको हम लोग प्री टर्म बर्थ कहते हैं। बाकी इसमें ऐसा MCQ पॉइंट नहीं कहते कॉज बाय द क्रोमोसोमल्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पेरेंट्स क्रोमोसोमल ये दिस एंड दैट, इसको आप लोग पढ़ लो यार। हाफ ऑफ द एग फॉर डाई बिफोर द बीइंग द अवेलेबल स्टेट, अच्छा सिंपल इज दैट, इसमें कहते हैं कि हमारे पास कहता है कि हाफ ऑफ द एग डाई बिफोर बीइंग वायबल स्टेट मोस्टली 15 to 20% 7th वीक्स। अच्छा यहाँ पर देखो कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द मिसकैरेजेस कहते हैं कि हमारे पास 15 to 20% जो हमारे पास मिसकैरेजेस होते हैं वो 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी फ्रॉम द यूट्रस बिफोर इट इज़ वायबल, तो हम लोग अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। सिंपल जो है वो डेफिनेशन है, कहते हैं अकर स्पॉन्टेनियसली purposely induced, also called as induced abortion of the pregnancy। ये जस्ट सिंपल डेफिनेशन याद रखो यार, इसमें ऐसा थ्योरम्स यूज़ पानी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समटाइम्स आते हैं, समटाइम्स क्या मोस्टली आ रहे होते हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट मेरे पास है वो STD है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यहाँ से आप लोगों से सबसे पहले एक जो क्वेश्चन बनता है, कॉमन क्वेश्चन, इनको पढ़े बगैर जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक्सेप्ट, तो उस वक्त फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोनोरिया, साइफिलीज, एड्स, ये सारी हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके अलावा आप लोगों की बुक में और भी कुछ डिजीज़ हैं, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, वो भी ऑप्शंस में आ सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का पता हो कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ठीक है। प्रायॉन्स एंड वायराइड्स में से भी आई थिंक एक कोई है, आई थिंक प्रायॉन्स है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इस तरह की डिजीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है और इम्पोर्टेंट MCQ है, ये आता है, ठीक है। अब हमारे पास पहला जो है वो गोनोरिया, कॉस्टिक एजेंट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो डिजीज़ होती हैं इसका आपको कोई अगर कॉस्टिक एजेंट है तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसकी डेफिनेशन, ये दो चीज़ें लाजमी बताओ। अगर उसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड है या कोई स्पेसिफिक या कोई स्पेशल ड्रग है तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोगों ने MCQ के लिए देखनी होती है। अब यहाँ पर कहता है कि उसका कॉस्टिक एजेंट हमारे पास नेस्रिया गोनेरिया है, ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए दैट इन्वॉल्व था मिकोसा ऑफ द रेप्चरा, सिंपल इज दैट। हमारे पास है मिकोसा ऑफ यूरिनरी ट्रैक, वो जो है वो यूरिनरी ट्रैक का उसने लिखा है, या GIT ट्रैक, तो वो हमारे पास चाहे वो इन्वेड हो रहा था या लाइक अफेक्ट हो रहा था गोनेरिया में। प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग बुक से देखोगे। सिम्टम्स जो है वो यूरिथ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा, और ये बहुत सी जो फर्दर उसने लिखे हैं ये आप लोग देख लो। सिम्टम्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो आपको बता दिया, उसका कॉस्टिक एजेंट। उससे भी पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। दूसरा, आप गोनेरिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसका कॉस्टिक एजेंट देखना है, और लास्ट पे जो आपके पास ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये आप लोगों को पता हो। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इज़ यूज्ड टू ट्रीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो वो गोनेरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास साइफिलीज आ जाती है, ट्रिपोनोमा, पैलिडियम, जो मदर टू फीटस। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो ट्रिपोनोमा पोलिडियम है ये भी इसका कॉस्टिक एजेंट है, ठीक है। ये मदर से फीटस, और फीटस में स्टिल बर्न और डाई आफ्टर द बर्थ, तो उसको हम लोग साइफिलीज कहते हैं। बैक्टीरियल की वजह से जस्ट सिंपल उसने ये दूसरे पॉइंट में उसके सिम्टम्स लिखे, कहते हैं कि untreated pink skin spread at our body, fever, joint, या वजह। इसमें मेरे पास पेनिसिलिन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपल इज दैट। प्रॉपर डेफिनेशन इन दोनों की आप लोग बुक से देखोगे, कॉस्टिक एजेंट्स यहाँ पर मेंशन है, और ट्रीटमेंट्स में आप लोगों को मैंने बताया ड्रग्स
अब यहाँ पर सिर्फ पेनिसिलिन हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो साइफिलिस के लिए होता है। अब क्वेश्चन कर सकते हैं कि पेनिसिलिन इज़ यूज्ड टू ट्रीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ऑप्शन ए में आपको वो गोनेरिया दे देता है, ऑप्शन बी में साइफिलिस देता है, ऑप्शन सी में बोथ देता है, या ऑप्शन डी में नन देता है। तो आप लोग बोलोगे कि हम लोग इसको दोनों डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो एड्स आ जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से MCQ एग्जामिनर की कोशिश होती है कि वो लाजमी दे। कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉज इन, अच्छा इसको छोड़ें, ये नहीं आता, लाइक जो हिस्ट्रीज वगैरह ये चीज़ें होती हैं ये नहीं आती, ठीक है। कॉज बाय HIV दैट अटैक्ट ऑन CD सेल्स, ठीक है। आपको ये बताओ कि HIV कॉज करता है और ये अटैक किन पर करता है, HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ये आगे से CD सेल्स पर अटैक करता है और एड्स कॉज करता है, स्प्रेड बाय ये होते हैं अच्छी चीज़ें। एंड सिंपल इज़ दैट। आपसे यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकता है कि अनदर नेम फॉर एड्स, तो वो स्टूडेंट्स उसको HIV को टिक करते हैं। HIV उसका दूसरा नाम नहीं है, HIV तो उसकी कॉजटिक एजेंट है। HIV तो एक वायरस है, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, वो तो उसका दूसरा नेम तो नहीं है। तो उसका दूसरा नेम हमारे पास HTLV है, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास इट इज़ द सेकंड नेम ऑफ एड्स। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये समटाइम्स MCQ में आता है। तो ये तो आप लोगों के पास ये प्रोडक्शन वाला चैप्टर, उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो कोई क्वेरीज या सजेशंस वगैरह होती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। थैंक यू।